हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है धरन। आज हम लोग धरन के बारे में पढ़ेंगे। बीम क्या होती है, आपके स्टील स्ट्रक्चर में बीम कैसे यूज होती है, उसका क्या क्राइटेरिया होता है यूज करने का, उन सब के बारे में आज जानकारी लेंगे। जो लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले के जो भी स्टील के वीडियो पड़े हैं आप लोग उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। धरन आप लोग इससे पहले आरसीसी में भी पढ़े हो, बीम के बारे में पूरी डिजाइन पढ़ा है आपने, तो आप सबको मालूम है धरन कैसा स्ट्रक्चर होता है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर होता है। एक क्या होता है, क्षैतिज संरचना होती है जो कि ऊर्ध्वाधर भारों को वहन करता है। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, ये एक धरन का पार्ट है, तो उस पर जो भी लोड लगेगा ये वर्टिकल, ये क्या है, क्षैतिज हो गया, इस पे इसके परपेंडिकुलर, इसके लंबवत क्या होगा, जो भी भार लगेगा वो क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर भार कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर भारों को क्या करता है, ये वहन करता है। इसको हम लोग बीम कहते हैं। बीम सिंपल भाषा में आप सभी जानते ही हैं बीम क्या होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बीम तो समझ गए हम लोग। इससे बाद इसका कुछ जो काम की चीज़ है, हम डायरेक्टली हमने वही बताने की कोशिश किया है, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं हैं इसमें। तो काम की चीज़ क्या है आपके लिए, हमारा पहला तो मेन है जड़त्वाघूर्ण। जड़त्वाघूर्ण आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए, केंद्रक। केंद्रक हमें मालूम रहना चाहिए, केंद्रक क्या होता है, सेंट्रॉयड। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर कोई आयताकार खंड है तो उसका जो जड़त्वाघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, BD³/12। वृत्ताकार खंड है तो πD⁴/64। अगर ये परवलयाकार पैराबोलिक है तो क्या होगा, πD³/12 हो जाता है। अगला क्या है, त्रिभुजाकार है तो क्या होगा, πD³/36 हो जाएगा। समलंब का मतलब ये क्या है, ट्रेपोजाइडल है, इस टाइप का सेक्शन है, तो उसके लिए हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जड़त्वाघूर्ण है, उसका फार्मूला ये हो जाता है A² + B² + 4AB/AB D³/36। इसमें A ये है छोटी वाली साइड, B क्या है बड़ी वाली साइड है, D इनके बीच का डिफरेंस है। तो ये बात हो गई किसकी, जड़त्वाघूर्ण की। आगे देखते हैं, हमको एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल, ये सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है आपके इस धरन का, इसको आपको याद रखना। ये टेबल और भी आगे था, हमने केवल इतना ही लिया क्योंकि आपके काम की केवल इतनी ही चीज़ थी, उसमें ज़्यादा हमने नहीं लिया है। इसमें क्या दिखाया गया है कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों खंड कैसे हैं, शुद्धालंबित है ना, ये सिंपली सपोर्टेड है। इसमें क्या लग रहा है, एक पॉइंट लोड लग रहा है, एक बिंदु भार लग रहा है यहाँ। ठीक है, सेंटर पे L/2 पे L/2 पे, तो क्या होगा, उसके कारण आघूर्ण कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, WL/4 होगा। ये सबको मालूम है, आप लोग इसको कई जगह पढ़ चुके हों। इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बताया दिया जाता है। तो ये WL/4 यहाँ लगेगा, मतलब WL/4 क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा। शियर फोर्स कितना होगा, W/2। ये W लग रहा है सेंटर पे, तो आधा इधर आधा इधर, तो W/2 ये हो गया। और इसका एक गुणांक है, इस गुणांक को हम लोग आगे विक्षेप पढ़ेंगे, डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसमें इसको उसका यूज होगा। और ये गहराई और पार्ट, प्रभावी पार्ट का जो रेशियो होता है वो इस खंड के लिए हमारा इतना होता है। यहाँ L आपका क्या है, प्रभावी पार्ट। अगर शुद्धालंबित खंड में क्या लगा हो, लोड आपका कैसा लग रहा हो, लोड आपका लग रहा हो UDL लग रहा हो, तो क्या करेंगे हम लोग, UDL के केस के लिए क्या होता है, WL²/8 हो जाता है, और जो शियर फोर्स है, जो कर्तन बल है, उसका मान WL/4 हो जाता है। ठीक है, और जो फैक्टर होता है 5/384, और इसमें 1/1709। अगर यही खंड क्या हो, शुद्धालंबित ना होके दोनों साइड फिक्स हो, तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या हो जाता है, WL²/12 हो जाता है, और जो शियर फोर्स है WL/2 ही रहेगा। ये 1/384 हो जाता है, ये 1/59.7 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, अगर फिक्स है तो मिडिल में लोड लग रहा है तो WL/8, W/2 1/192 और 44.4। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, इससे हम लोग का क्वेश्चन आसानी से हो जाता है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे आता है, आगे क्या आता है, आगे जो आता है हमारा बंकन प्रतिबल। बंकन प्रतिबल आप लोग को मालूम रहना चाहिए। सबसे पहले ये चीज़ तो आपने पढ़ा ही होगा शायद,
इसको आपने पढ़ा होगा, धरण समीकरण है, बीम इक्वेशन है। बीम इक्वेशन क्या होती है, एम अपॉन आई इक्वस टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वस टू ई बाई आर। एम क्या है आपका मोमेंट हो गया, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, सिग्मा आपका स्ट्रेस हो गया, वाई आपका क्या है कि बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ई आपका इसेंट्रिसिटी, आर आपका मॉडुलस, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ जो प्रतिबल की बात हो रही है, तो प्रतिबल क्या होगा, सिग्मा बी सी एंड सिग्मा बी टी। सिग्मा बी सी क्या है, ये कंप्रेसिव फोर्स के लिए प्रतिबल है, ये क्या है टेंसाइल फोर्स के। बी ही लिखा है तो बीम की बात हो रही, बीम में जो कंप्रेसिव फोर्स होगा सिग्मा बी सी और सिग्मा बी टी, उन दोनों का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ से आपको इतना इक्वेशन ले लिया जाए, इस समीकरण धरण समीकरणों में से हम इतनी चीज़ को केवल ले लेते हैं, तो हमारा सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, एम वाई, वाई आपका इधर मल्टीप्लाई एम वाई अपॉन आई हो जाएगा, तो वही लिखा गया एम वाई अपॉन आई। और एक चीज़ हमें और पता है कि आई बाई वाई को हम लोग जेड कहते हैं, जेड आपका क्या होता है आकृति मापांक कहते हैं इसको, ठीक है। आई बाई वाई आपका क्या होता है जेड होता है, इसको आकृति मापांक कहा जाता है, इतना शायद आपको पता हो। और फिर सिग्मा बी सी एंड सिग्मा बी टी का जो मान हो जाएगा, यहाँ आप जेड में रखेंगे तो एम बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा एम बाई जेड। आगे बात आती है क्या, अगर हम लोग को मालूम चल गया बंकन प्रतिबल, ठीक है, बंकन प्रतिबल का मतलब सिग्मा बी सी सिग्मा बी टी तो मालूम चल गया है, तो अगर हम लोग यहाँ से इस फार्मूले से ध्यान से देखिएगा आप, ये क्या है मूवमेंट है, ठीक है, ये आपका क्या है आकृति मापांक है, ठीक है। आगे क्या आता है कि अगर आपसे मूवमेंट निकालना हो, आघूर्ण निकालना हो, जैसे प्रतिरोधी आघूर्ण यहाँ निकालना हो, तो प्रतिबल गुणे जेड, प्रतिबल गुणे जेड कर देंगे तो हमारा प्रतिरोधी आघूर्ण आ जाएगा, ठीक है। अब आपका जो कोड है 1984 आपका, वो क्या कहता है, स्टील का कोड है ना आपका आई एस 1984, तो वो क्या कहता है कि जो अनुज्ञेय प्रतिबल, मतलब अनुज्ञेय का मतलब क्या होता है परमिसिबल, कितना अलाउ हुआ हो सकता है, कितना उसके लिए परमिशन दिया जा सकता है। कोड कितनी परमिशन देता है, कोड परमिशन ये देता है कि 0.66 FY, 0.66 FY आपका कितना होता है नियरली, आपका FY कितना होता है नियरली, FY आपका होता है 250, ठीक है। आप कैलसी से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 165, 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। आपका कोड ये कहता है कि जो सिग्मा बी सी या सिग्मा बी टी का मान है वो 0.66 FY होना चाहिए। FY का मतलब जो आपका माइल्ड स्टील है उसका जो ग्रेड होता है वही आपका FY का मान हो जाएगा, माइल्ड स्टील मतलब मृदु इस्पात। तो 0.66 FY आपका हो गया, तो ये 165 हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होती है वो कोड ये कहता है कि वो 165 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला क्या है कर्तन प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल क्या होता है आपको मालूम है, इससे पहले आपने आरसीसी में पढ़ा है, क्या पढ़ा है नॉमिनल कर्तन प्रतिबल पढ़ा है आपने, ठीक है, टाउ वी इक्वस टू वी बाई बी डी, ठीक। यहाँ क्या है कंडीशन आपकी क्या है, जो बीम होगा वो क्या होगा आपका आई सेक्शन का ही होगा, तो आई सेक्शन में क्या होगा, ये डेप्थ हो गई इसकी, और टी डब्ल्यू क्या है इसकी वेब की, इसको वेब कहते हैं, इसको फ्लैंज कहते हैं, ये जो दोनों ऊपर पोर्शन इसको फ्लैंज, इसको कहते हैं वेब। वेब की जो चौड़ाई होगी मोटाई होगी उसको टी डब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। वी का मतलब कर्तन बल, ठीक है, वी आपका कर्तन शियर फोर्स हो गया अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू, तो हमारा क्या आ जाएगा औसत कर्तन प्रतिबल, ठीक है, एवरेज। यहाँ वी ए लिखा है ना, टाउ वी ए, ठीक है, टाउ ए का मतलब क्या है एवरेज, यहाँ समझ गए होंगे शायद। अब अधिकतम कर्तन प्रतिबल कैसे निकालेंगे, टाउ वी एम मैक्सिमम, एम लिखा है यहाँ मैक्सिमम, तो 3/2 इंटू टाउ वी ए निकालेंगे, इसकी भी कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे यहाँ हमने अनुज्ञा निकाला था, अनुज्ञा का मतलब कोड कितना कहता है, तो कोड हमारा ये कहता है, कोड हमारा कहता क्या है, कोड ये कहता है कि जो टाउ वी ए का मान है, वी ए का मतलब औसत, और एवरेज, एवरेज जो कर्तन प्रतिबल होगा वो कितना होना चाहिए 0.40 FY होना चाहिए, ठीक है। FY के 0.40 से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारा FY का मान आपका कितना होता है
Fy का मान आपको मालूम है 250 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर से इसका मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बात मैक्सिमम की होती है तो इसका मान जो है वो कितना होना चाहिए 0.45, तो 0.45 गुणे 250 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना 112.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो जो ये प्रतिबल है मैक्सिमम अधिकतम कर्तन प्रतिबल, उसका मान अनुज्ञेय का मतलब ये कोड कहता है, कोड इतनी परमिशन देता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन में आपके पास कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, उसी पे आप चेक करके डिज़ाइन करते हैं। तो कोड ये करता है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एवरेज के लिए हमारा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 100 से। ठीक है, आगे जो काम होता है, आगे जो आपके लिए काम यूजफुल हो सकता है वो क्या है, विक्षेप। विक्षेप अभी हमने पढ़ा, पिछले एक टेबल हमने पढ़ी थी, उसमें के एक फैक्टर था, वो के यहाँ यूज होगा, वो के यहीं आपकी यहीं उसकी वैल्यू रखेंगे। जैसे हम दिखाते हैं उसको आपको, के का कहाँ है, कि ये के गुणांक था, ये जो के का मान है वो आप लोग डायरेक्टली क्या करेंगे यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो अधिकतम विक्षेप मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन कहते हैं विक्षेप को, तो वो क्या हो जाता है के इंटू WL³/EI। ठीक, ई क्या है यहाँ 2 × 10⁵ है, डब्ल्यू क्या है आपका लोड हो गया, एल आपका क्या है प्रभावी पार्ट, ई आपका यंग मॉडुलस हो गया, आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व गुण। अब ये जो विक्षेप आया है वो शुद्धालंबित के लिए L/325 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये अनुज्ञेय है, मतलब कोड कहता है इसको। ठीक है, अनुज्ञेय मतलब परमिशन इतनी ही देता है। प्रास धरण के लिए 2 × L/325, एल क्या है आपका प्रभावी पार्ट। तो इतना शायद समझ में आ गया होगा, विक्षेप में इतना ही चीज़ें थी। आगे हम लोग देखते हैं, आगे कुछ एक चीज़ें और हैं, उसके बाद हम लोग डिजाइन पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है क्या, वेब क्रिपिंग। क्रिपिंग का मतलब विकलांगता। जैसे अगर क्या हो कि यहाँ लोड लग रहा है, ये आपका आई सेक्शन है ये। ठीक है, इस पर अगर लोड लगेगा, इस पर अगर भार आएगा तो क्या होगा, इस पर अगर भार आएगा तो अगर ये सेक्शन आपका ठीक है, सेक्शन अगर ठीक है, अगर क्या है कि दोनों सबका क्षेत्रफल सही है तो ये लोड सह लेगा। अगर ये वेब है, वेब इसको वेब कहते हैं ना, ये इतने पोर्शन को, इस वेब की जो क्षेत्रफल है वो कम है, अगर वेब का क्षेत्रफल कम है इसका मतलब वेब आपकी पतली है, तो क्या होगा इसमें इस तरह से क्रिपिंग हो जाएगी, इस तरह से क्रिपिंग हो जाएगी। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक साइड थोड़ा सा मुड़ जाएगा, इस टाइप का ये। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है जब धरण पर बिंदु भार लगाया जाता है तो धारण क्षेत्रफल कम होने पर धरण में वेब विकलांगता आ जाती है। इसका क्षेत्रफल अगर कम होगा तो हम लोग का इसमें विकलांगता आ जाएगी। ठीक है, अगला क्या आता है, वेब व्यकुचन। बकलिंग और क्रिपिंग दोनों चीज़ें अलग अलग। बकलिंग क्या होता है, अधिक भार होने पर धरण वेब में बहकाव या व्यकुचन आ जाता है। इसमें क्या आता है, बिंदु भार आता है, ये बिंदु भार के कारण आता है, ये क्या होता है मैक्सिमम लोड के मतलब अधिक भार के कारण आता है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। आगे आता है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है, डिजाइन। किसकी डिजाइन, धरण की। ठीक है, धरण की डिजाइन के लिए पहला हमारा स्टेप क्या है, धरण पर भार। भार कितना आ रहा है, भार आपका दो तरह का होता है, एक चल होता है, एक अचल होता है। चल का मतलब क्या होता है, लाइव लोड। लाइव लोड आपको क्वेश्चन वगैरह में दिया रहता है। ठीक है, और लाइव लोड आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। और अचल भार का मतलब जो उसका स्वयं का भार है, स्वयं का भार। या स्लैब की बात करें तो टाइल्स वगैरह जो लगती हैं, या फ्लोर फिनिशिंग आप प्लास्टर वगैरह किए हो तो उसका भी भार ले लिया जाता है, कहीं कहीं स्लैब के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसको लेते हैं। फिलहाल यहाँ हम लोग को जो अचल भार है उसको स्वयं का, धरण का स्वयं का भार है। यहाँ जो धरण होगी, धरण का स्वयं का भार जो होगा वो कैसे निकालेंगे, अध्यारोपित भार। जो अध्यारोपित भार का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, अध्यारोपित का मतलब जैसे आपसे कहा जाए यूडीएल जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो डिस्ट्रीब्यूटेड का ही मतलब क्या होता है, अध्यारोपित होता है। अध्यारोपित भार गुणे प्रभावी पार्ट। प्रभावी पार्ट हम लोग निकाल चुके हैं पहले भी,
प्रभावी पार्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो, शुद्ध पार्ट प्लस धारण लंबाई से। अगर प्रभावी पार्ट नहीं निकाल पाए तो पहला स्टेप यही करके दूसरा में आप धारण का भार निकालेंगे। तो प्रभावी पार्ट आप निकालेंगे, शुद्ध पार्ट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। धारण लंबाई का मतलब दीवार आपकी कितनी मोटी है, ठीक है। तो ये आपका प्रभावी पार्ट बटे 300, इससे हम लोग धारण का स्वयं का भार निकाल लेंगे। इसके बाद आघूर्ण, बंकन आघूर्ण हमें अभी हमने बताया कैसे निकालना है। बंकन आघूर्ण आपको कैसे निकालना है, M/Z से, ठीक है। M/Z से हम लोग क्या निकाल लेंगे, बंकन आघूर्ण वगैरह निकाल लेंगे अपना, ठीक है ना। यहाँ से प्रतिरोधी आघूर्ण या बंकन आघूर्ण हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इतना गुणे इतना कर देंगे, जेड मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिबल में, तो बंकन आघूर्ण आ जाएगा आवश्यक आकृति मापांक। जेड का मान जो होगा वो क्या होगा, M/σBC इंटू σBT होगा, ठीक, दोनों में से कोई एक। तो ऐसे हम लोग जेड निकाल लेंगे। उसके बाद आवश्यक गहराई निकालेंगे, ठीक है, कितनी गहराई की आवश्यकता है उसको निकाला जाएगा। उसको निकालेंगे कैसे हम लोग, देखिए आपको इससे पहले सबसे पहले टेबल बताई गई थी। D/L दिया हुआ है, यहाँ प्रभावी पार्ट गहराई बटे प्रभावी पार्ट का मान दिया हुआ है। जो भी खंड होगा आप उस हिसाब से गहराई, प्रभावी पार्ट हमने निकाला ही है, तो गहराई और इनका रेशियो दिया है, तो गहराई आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ आवश्यक गहराई ऐसे ही निकलेगा। उसके बाद खंड का चयन करेंगे, तीनों फिर जाँच करेंगे। 3 जाँच है ना आपकी, बंकन, अपरूपण और विक्षेप। ये सारी जांचें हमने बताया। बंकन आपका 165 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपरूपण 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये पार्ट है वो पार्ट बजे 325। ये शुद्धालंबित के लिए, अगर आपका कैंटिलीवर है तो उसके लिए 2 गुणे पार्ट बटे 325 से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे एक क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक शुद्धालंबित धरण है ISLB। तो आप सभी लोग स्टील टेबल ओपन कर लीजिए, ISLB 300 पे चले जाइए। आपको क्या करना है, बीम वाले सेक्शन पे जाना है। बीम का जहाँ भी सेक्शन मिलेगा आपका ISLB वहीं आपको मिलेगा। देखिए शायद देख पा रहे हो आप लोग, ISLB, ठीक है, ISLB 300 आपको दिया क्वेश्चन, ISLB 300 ना। तो हम ISLB 300 पे पहुंच गए, ठीक। उसके बाद हमको और क्या क्या पता है, और क्या क्या निकालना है। इस ISLB 300 पे हमारा जो IXX का मान है, IXX आपको मालूम निकालना है, तो इसलिए हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, 7332.9। तो हमारा 7332.9 इंटू 10⁴ इतना मीटर क्यूब हमारा ये क्या हो गया, IXX हो गया। अच्छा, ये ISLB 300 दिया है, तो इसका D का मान जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 300 होगा। जो खंड दिया रहता है वो इसी के अकॉर्डिंग हमारा D रहता है। वो D आपका वही रहे, जैसे ISLB यहाँ 250 होता तो D का मान 250 रहते, 300 है तो D का मान 300। तो और बाकी क्या ज़रूरत पड़ती है, TW का भी एक जगह ज़रूरत पड़ेगा, तो वो कितना है, 6.7 दिया हुआ है। तो हमने 6.7 यहाँ नोट कर लिया। और ZXX का मान हम लोग को उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ZXX आपका ये है, हम लोगों का खंड कौन सा है, 300 वाला खंड है। तो इस पर चलेंगे तो 488.9 आ रहा है ये। तो हम इसको सिंपल नोट कर लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। स्टील टेबल लेकिन आपके पास होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो हम लोग को तो ये खंड दे दिया। इसके बाद क्या क्या है, शुद्धालंबित खंड है आपका, ठीक है। काम आपको क्या करना है, शुद्धालंबित पे करना है। प्रभावी पार्ट आपको कितना है, 4 मीटर दिया हुआ प्रभावी पार्ट है, ठीक, शुद्ध पार्ट नहीं है। पार्ट आपका कैसा है, प्रभावी है। धारण लंबाई, धारण लंबाई का मतलब धारण है, धारण लंबाई मतलब दीवार की मोटाई आपको 150 mm दिया है, तथा 35 किलोन्यूटन पर मीटर का कुल संवितरित भार वहन कर रही है। इसका मतलब क्या है, कौन सा केस है, समवितरित, सिंपली सपोर्टेड केस ये है। इसमें समवितरित का मतलब इस पर यूडीएल लोड लग रहा है, पॉइंट लोड नहीं लग रहा है, इस पर क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है। तो फार्मूला आपका पूरा यही सब लगेगा, इसके सामने का जो भी फार्मूला है वो सब लगेगा।
अभी उसको हम बाद में पढ़ेंगे। संवितरित भार वहन कर रही है तो इसका जांच करिए बंकन में, अपरूपण में और विक्षेप में। सिग्मा BC का मान जो है वो 150 है, सिग्मा टाउ वी का मान है इतना। ये आपको इतना याद भी हो गया होगा शायद अभी तक। तो हम लोग स्टील से टेबल से हम लोगों का ये सारा डेटा आपको मालूम चल गया होगा स्टील टेबल से। आगे क्या करते हैं, आगे क्या करना है कि धारण की प्रभावी लंबाई आपको 4 मीटर दिया हुआ है और धारण लंबाई आपको 150 mm का मतलब 0.5 मीटर 0.15 मीटर हो जाएगा। तो शुद्ध लंबाई आप क्या निकाल सकते हो, शुद्ध लंबाई आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको मालूम है प्रभावी लंबाई बराबर शुद्ध लंबाई प्लस धारण लंबाई। तो यहाँ धारण लंबाई दिया है, प्रभावी लंबाई दिया है, तो शुद्ध लंबाई निकालने के लिए दोनों में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये 4 में से इतना घटाएंगे 3.85। अच्छा, ये क्यों निकाल रहे हैं शुद्ध लंबाई? इसको निकाला इसलिए जाता है कि क्योंकि हमारा जो शियर फोर्स होता है, हमारा जो कर्तन बल होता है, उसमें क्या होता है, यही शुद्ध लंबाई ही यूज होती है। जैसे यहाँ शियर फोर्स जो दिया है, यहाँ आपको WL, यहाँ कैपिटल L लिखा जाएगा, यहाँ स्मॉल l है, ठीक है, लेकिन यहाँ आपको कैपिटल L पुट करना पड़ेगा, यहाँ स्मॉल l से काम नहीं चलेगा। ठीक, तो बात करते हैं आपकी, ये इतना काम हो गया, शुद्ध लंबाई और प्रभावी लंबाई, और ये स्टील टेबल से देख लिया हमने सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका, बंकन आघूर्ण, बेंडिंग मूवमेंट। आपको मालूम है बेंडिंग मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है इस वाले केस के लिए, WL²/8। W आपको मालूम है, क्वेश्चन में दिया है कितना लोड आ रहा है, प्रभावी पार्ट आपको पता है, बटे 8 कर दीजिए। आपको कहा है 35 kN/m का लोड आ रहा है, 4 मीटर आपका पार्ट है, 4 का होल स्क्वायर बटे 8, ठीक है, गुणे 70 गुणे 10⁶ Nm², ये आ जाएगा। ठीक, ये आएगा वैसे किलोमीटर में, तो हमने इसको Nm/mm में बदला, Nm में बदला, पर mm नहीं। अब ये मालूम चल गया आपको, तो बंकन आघूर्ण कैसे, बंकन प्रतिबल कैसे निकालेंगे, M/Z से। Z आपने अभी स्टील टेबल से निकाला है, ये 70 गुणे 10⁶ बटे 488.9 गुणे 10⁻3, ये करेंगे तो 143.2 आ रहा है, जो कि छोटा है 165 से। यही तो हमको प्रूफ करना था, हम लोगों का जो काम था वही तो है कि ये अनुज्ञेय जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, जो इस फार्मूले से आप ये प्रतिबल निकालेंगे वो इस अनुज्ञेय से 165 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए इससे। तो वही कंडीशन यहाँ भी है, अतः खंड आपका बंकन में सुरक्षित, ये लाइन भी आप यहाँ लिख देंगे। तो खंड आपका बंकन में अगर सुरक्षित है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, कर्तन बल। कर्तन में क्या है, देखिए कर्तन में भी क्या है, कर्तन फार्मूला क्या होता है, τVA = V/D × Tw, ठीक है। उसके पहले आपको V निकालना पड़ेगा। V हम लोग का आएगा कहाँ से, V आपका होता है शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स को हम लोग V ही कहते हैं, ठीक। इस बेंडिंग मोमेंट को M हो गया। तो V का मान WL/2, यहाँ L क्या है, कैपिटल L है, कैपिटल L का मतलब शुद्ध, तो यहाँ WL/2, तो L का मान क्या हो जाएगा, अभी हमने निकाला है 3.85, ये हमारा कैपिटल L का मान हो गया, ठीक। तो ऐसे निकालेंगे 67,375 न्यूटन, ये आ गया, क्या आ गया, V। τVA का मान अभी हमने पता, इसका फार्मूला पढ़ा, V/D × Tw। D और Tw का हमने अभी सबसे पहले Tw और D आपने निकाला था, तो इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। V आपने अभी यहाँ निकाला, ठीक है, इससे हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 33.51, जो कि 100 से छोटी है। वही चीज़ तो यहाँ कह रहा था, जो τVA है उसका मान क्या होना चाहिए, परमिसिबल अनुज्ञेय कितना है, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन भी सुरक्षित है हमारी, अतः खंड आपका कर्तन प्रतिबल में सुरक्षित है। बंकन प्रतिबल हो गया, कर्तन हो गया, विक्षेप हो गया। विक्षेप में क्या करना है, विक्षेप में आपको कुछ नहीं करना है। विक्षेप के लिए आप लोग को ये फार्मूला दिया था, ठीक है। विक्षेप के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, K × WL3/EI, WL3/EI। K का मतलब, अब कंडीशन आपकी ये वाली फॉलो हो रही है, तो इसमें K का मान कितना है, 5/384। तो फार्मूला हमारा हो गया क्या, 5/384 WL3/EI। अब यहाँ जो भार है वो कैसा है, वितरित भार है, तो
तो जब W कैपिटल है यहाँ, तो इसका W कैपिटल है तो हम उसको लोड में बदलेंगे। यहाँ जो आपका लोड है कैसा है, समवितरित है, वितरण हो रहा है इसका, तो हम क्या करेंगे, इसको लोड में W इंटू एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होगा तो ये कैपिटल W में तब बनेगा, तो W इंटू एल हो जाएगा, W की जगह, कैपिटल W की जगह स्मॉल w इंटू स्मॉल एल हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, समवितरित भार है, उसको हमने कन्वर्ट कहाँ किया है, कन्वर्ट किस में किया है, उसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। तो डब्ल्यू एल अपॉन एल की अपॉन ई करेंगे तो 5/384, डब्ल्यू का मान आपको दिया है 35, एल का मान 4 है और एल क्यूब का मतलब 4 का होल क्यूब बटे 384। ई का मान आपको 2 × 10⁵ होता है और आई हमने आई एक्स एक्स अभी सबसे पहले निकाला ही है, आई एक्स एक्स यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो इससे हम लोग की वैल्यू आई 7.9/55। ये हमारा क्या सा है, वास्तविक विक्षेप है। ये जो आएगा वो आपका क्या होगा, वास्तविक विक्षेप होगा। अब अनुज्ञेय विक्षेप कितना होता है। ठीक है, अनुज्ञेय विक्षेप हमने क्या पढ़ा था, अनुज्ञेय विक्षेप हमारा धरण कैसा है, शुद्धा लंबित है, उसके लिए L/325 होता है। तो L/325, L का मतलब प्रभावी पात, प्रभावी पात बटे 325 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.31। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या कि जो वास्तविक विक्षेप है वो अनुज्ञेय विक्षेप से क्या है। तो वास्तविक आप लोग देख रहे होगे 7.9 छोटा है किससे, अनुज्ञेय से, 12.31 से। तो अतः खंड आपका सुरक्षित है किसमें, विक्षेप में। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको करनी रहती हैं इसमें। तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग डिज़ाइन का भी देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डिज़ाइन का। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विललित इस्पाती धरण खंड का विकल्पन कीजिए। ठीक है, जिस पर 20 किलो न्यूटन का अध्यारोपित भार और अध्यारोपित यूडीएल लोड हो गया। ठीक, तथा 30 किलो न्यूटन का संकेंद्रित, संकेंद्रित मतलब पॉइंट लोड, एक पॉइंट केंद्र पर लग रहा हो, एक संकेंद्रीय हो गया और अध्यारोपित, दोनों तरह का लोड, जैसे इसमें देख रहा होंगे आप लोग, यूडीएल भी लग रहा है और एक पॉइंट लोड, दोनों लग रहा है एक साथ। पार्ट की शुद्ध लंबाई आपको 4 मीटर, शुद्ध लंबाई यहाँ दिया हुआ है 4 मीटर, और प्रतिबल आपको दिया है 165 न्यूटन पर एम स्क्वायर प्रतिबल है, अपरूपण प्रतिबल इतना दिया है, धारण शुद्धा लंबित है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हमको दी गई। यहाँ आपको धारण लंबाई नहीं दिया है तो हम उसको मान लेते हैं 150 mm के करीब है। ठीक, तो हमारी धारण लंबाई इतनी है, तो जो प्रभावी पार्ट होगा, तो प्रभावी पार्ट हम लोग निकालेंगे, प्रभावी पार्ट निकालेंगे शुद्ध पार्ट प्लस धारण लंबाई। शुद्ध पार्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 4 मीटर है, धारण लंबाई आपकी 0.15, ये 4.15 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे बात किया जाए कि ये जो पूरा खंड है जितना भार आ रहा है तो उसमें कुल भार कितना आ रहा है, कुल भार टोटल लोड कितना आ रहा है, तो ये एक 30 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है ऊपर। ठीक, और इस पर जो पूरे खंड पर यूडीएल लग रहा है 20 किलो न्यूटन का, तो पूरे खंड को 4.15 से, 4.15 क्या है, प्रभावी पार्ट, तो पूरे पार्ट पर यह लोड लग रहा है, तो हम इसको भी केंद्रीय भार माने, संकेंद्रित भार अगर इसको भी बनाया जाए तो 20 × 4.15 हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो क्या हो गया, 113 आ जाएगा कि आपका कुल भार करेंगे ना, तो कुल भार आपका आ गया 113। अच्छा, ऐसे हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि हमने ये चीज़ तो कर लिया, लेकिन स्वयं का भार इसका आप लोग को नहीं पता है कि हमारा इसका स्वयं का भार कितना होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है कि अध्यारोपित भार निकाला है, प्रभावी पार्ट निकाला है, बटे 300 करिए। फिर अध्यारोपित भार आपका कितना आ रहा है, 113 आ रहा है, पार्ट आपका कितना है 4.15 बटे 300 करिए तो 1.56, ये क्या आ जाएगा, इसका स्वयं का भार आएगा, किसका, ये जो बीम है आपका, बीम है उसका स्वयं का भार इतना आ जाएगा। जब हमारा स्वयं का भार आ गया तो इसका प्रति मीटर भार कितना होगा, पूरा खंड क्या है 4.15 है, उसका मतलब पूरे खंड पर इतना आ रहा था 1 मीटर, मतलब 1 मीटर पे कितना हो जाए, पूरी लंबाई में से इसको भाग दे देंगे तो 0.375 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। अच्छा, ये एक संकेंद्रित, एक ये वितरित भार हो गया 20, एक वितरित भार ये हो गया। ठीक,
टोटल लोड, टोटल डेड लोड, टोटल अचल भार हमारा इतना आ रहा था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अध्यारोपित भार में बदला है। अध्यारोपित भार बदलने का मतलब इससे हमने इसको भाग दिया है, तो ये हो जाएगा इस तरह के लोड में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों, ये भी किलोन्यूटन मीटर है, ये भी किलोन्यूटन मीटर है, तो ये लेकिन लाइव लोड है, ये चल भार है। 20 आपका क्या है, चल भार है, और ये क्या है, अचल भार। ठीक, तो दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, ऐड किया, क्योंकि दोनों कैसे लोड हैं, अध्यारोपित बल हैं, तो हम ऐड करेंगे दोनों, तो 20.375 किलोमीटर मीटर हो जाएगा। तो हमारा जो बंकन आघूर्ण है, यहाँ देख रहे होंगे कंडीशन आपकी कौन सी लगेगी, कंडीशन आपकी क्या होगी, दोनों लगेगी इस टेबल में। अच्छा, ये भी कंडीशन हो रही है और ये क्या हो रहा है, ये भी कंडीशन हो रही है। तो हमारा जो बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला होगा ये भी होगा और क्या होगा, ये भी होगा, दोनों होगा। तो WL/4 अपॉन WL² अपॉन 8, तो WL² अपॉन 8 प्लस WL/4, तो W का मान कितना है, 20.375 है यहाँ, W का मान कितना है, 30 है। ठीक, तो ये 20.4, ये प्रभावी पार्ट आपको दिया हुआ है बटे 8 करके, यहाँ W का मान कितना हो जाएगा, W का मतलब ये जो पॉइंट लोड लग रहा है इसके लिए, क्योंकि अलग अलग फार्मूला है ना। अगर यहाँ ये WL/4 है तो इसका मतलब W आपका कौन सा है, ये जो बीच में लग रहा है भार वो है, बीच में कौन सा भार लग रहा है, यहाँ 30 लग रहा है। इधर क्या है, अगर ये इस फार्मूले में बात हो रहा है तो ये कौन सा लोड है, ये अध्यारोपित भार है, अध्यारोपित भार का मान कितना है, 20.375। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिए, दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 75 × 10⁶ न्यूटन mm, ये इतना आ रहा है हमारा क्या, बेंडिंग मोमेंट, ये आपका आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ठीक, आगे क्या आता है, आगे क्या होगा, आप लोग निकालेंगे क्या, हमको ज़रूरत और किस चीज़ की पड़ सकती है, हमको ज़रूरत पड़ सकती है शियर फोर्स की भी, तो हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स निकाल लेंगे, W/2 × WL/2। ठीक, तो W/2 आपका क्या हो गया, 30/2 हो गया। WL/2 का मतलब, W का मतलब क्या है, ये आपका 20.375 × L, आपका शुद्ध लंबाई आपको कितना दिया क्वेश्चन में, 4 मीटर, 4/2 हो जाएगा। यहाँ से 55.375 किलोन्यूटन आ जाएगा V शियर फोर्स। ये आपको कहाँ यूज पड़ेगा, आपको जो कर्तन की जांच करेंगे उसमें यूज, कर्तन प्रतिबल की जांच में यूज होगा, इसलिए हम लोगों ने पहले काम कर लिया इसका। आगे क्या है, ये जो Z होता है, Z का मतलब M/Z, देखिए सिग्मा BC × सिग्मा BT = M/Z होता है, तो Z अगर निकालना है तो M/सिग्मा BC या सिग्मा BT करेंगे। तो सिग्मा BC या सिग्मा BT का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 165 दिया हुआ है बंकन प्रतिबल। ठीक, तो ये 165 है, तो ये 75 दिया हुआ है, तो ये कितना आ रहा है, 454.55 × 10⁻³ मीटर mm³। ठीक है, ये इतना आ गया। अगला क्या करना है आपको, अगर ये आ गया है Z, ठीक, Z आ गया है, हम लोग को एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी यहाँ। Z आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है, M/सिग्मा BC करेंगे, सिग्मा BC आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 165। एक चीज़ और यहाँ देख लीजिए, हमें कौन कौन सा खंड दिया हुआ है, एक खंड ये है, एक खंड ये, कौन, क्योंकि दोनों में लोड आपका क्या है, ये भी लोड आ रहा है, ये भी लोड आ रहा है, तो हम लोग दोनों कंडीशन को मान के चलेंगे। तो यहाँ देख रहे होगे D/L का जो रेशियो है, इस वाले के लिए 1/22.4 है, इसके लिए 1/17.9 है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो D/L का जो रेशियो है वो नियरली 1/20 के मान लेते हैं, इन दोनों के बराबर में जो एक वैल्यू होगी वो हम लोगों ने मान लिया कि 1/20 होगी। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में है ये, तो L/20 मान लेंगे। ठीक, D है ना, ये D हो गया, D/L करेंगे, ये आपका क्या है, D है, यहाँ अपॉन L होता तो 1/20 है, तो ये L का मान कितना है, 4.15 × 1000, हम लोगों ने इसको mm में बदला है, तो ये आ जाएगा 207.5 mm। अब क्या करेंगे, आप स्टील टेबल ओपन करिए, स्टील टेबल ओपन करेंगे, उसमें बीम वाले कॉलम में जाएंगे और देखेंगे कि जिसका सेक्शन मॉडुलस, जिसका जो मापांक है वो कितना हो, वो इतना हो,
और धारण की गहराई 207 के नियरली हो, वही खंड हम लोगों को चूज करना है। ठीक है, तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको क्या करना है, ये हमारे कई सारे खंड हैं। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे, शायद आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये डेप्थ ऑफ द सेक्शन, डेप्थ दिया हुआ। डेप्थ का मतलब ये जो गहराई आपको 207.95 आई है, उसकी बात हो रही है। डेप्थ आप लोग देख रहे हो कि 207 आपका ये करीब आ रहा है, 200 225 ऐसे ही आ रहा है कहीं। तो ये तो बात आपकी डेप्थ की हो गई। अगला कौन सा होता है, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस आपका इस इधर मिलेगा, ये आपका सेक्शन मॉडुलस शायद दिख रहा हो, मॉडुलस ऑफ सेक्शन। ठीक है, ZXX। अब इसका मान कितना है, ZXX का 454.55 गुणे 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 में तो रहता ही है। तो हम क्या करते हैं, 455 है ना, 454 है, तो हम 454 खोजते हैं। कहाँ है आपका 454, ये देख रहे हो कि 488 है ये। ठीक है, अभी और खोज लें, क्योंकि जो सबसे नियरेस्ट होगा डी का मान और इसका मान जो सबसे क्लोज मैच करेगा, हम वही वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो आगे करते हैं काम। तो देख रहे होंगे आपको 488 मिल रहा है एक, 410 मिल रहा है एक। ठीक है, और सब बड़ी हैं वैल्यू, तो एक छोटी मिली एक बड़ी मिली। आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है, कुछ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। आगे वाले में देखिएगा 475 एक मिल रहा है। ठीक है, ये भी सही है। ये कितना है 469, ये भी अच्छा है। ठीक, तो सबसे कम देख रहे होंगे आप लोग, तो 469 आपका सबसे क्लोजेस्ट है, 469.3। ये किसका मान हो गया, ZXX। इस पर क्या है, ये कौन सी वैल्यू है, ISHB 250। तो इस पर डी का मान जो होगा क्या होगा, 250 होगा। ये डी का मान 250 और ये आपका 469, 469 ये 207, ये आपका नियरली मैच कर रहा है, ये आपका क्लोजेस्ट है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो अगला काम होगा, खंड का जो चयन करने की बात होगी, तो हम खंड कौन सा चेंज करेंगे, देख रहे होंगे आप लोग। इस पर जो वैल्यू है वो क्या है, ISHB 250 है। ISHB 250 पे ये डी का मान आपका 250 है, और ये जो आपका ZXX है वो कितना है, 469.3 है। ठीक, तो हम लोग इस खंड को चूज कर लेंगे। उसके बाद ये आपका प्रतिबल हो, ये आपका ZXX हो गया, ये डी हो गया, TW हम लोग इस पे निकाल लेंगे। यहाँ से TW दिया रहता है, TW ये है, उसका कॉलम है। तो हमारा ये आपका ISHB 250 ये है, तो आप देख रहे हो 8.8 आ रहा है। ठीक, 8.8 हो गया। उसकी उसी के अगला कॉलम क्या है, IXX आपका कितना हो गया, 7983.9। तो ये आपका यहाँ से दोनों सारी चीज़ें हमने यहाँ से नोट कर ली हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इसके बाद का हमारा, अच्छा देख ले होंगे आप लोग शायद, हम लोग केवल इसी स्टेप को फॉलो करते चल रहे हैं। पहला हमने प्रभावी पार्ट निकाला, फिर इसका स्वयं का भार निकाला, बंकन आघूर्ण निकाला, Z निकाला, आवश्यक गहराई निकाली। ठीक है, खंड का चयन किया हमने, फिर जांच में पहली जांच, दूसरी जांच, तीसरी जांच, तीनों हम लोग को जांच करना है। बस यही इसी स्टेप पे आपको काम करते हुए आगे चलना है। तो पहला है आपका बंकन में जांच। बंकन में जांच का मतलब सिग्मा जो BC का मान होगा वो कितना होगा, वो क्या होगा, M/Z होता है। ठीक है, सिग्मा BC का जो मान होगा वो क्या होगा, हम लोगों को जांच में क्या करना है, M/Z करना है, जो कि उसका मान 165 छोटा होना चाहिए। तो M का मान कितना है, 75 गुणे 10 की घात 6। Z हमने अभी निकाला, ये इतना है, वो देखेंगे तो 159.81 आ रहा है। तो ये छोटा है 165 से, इसका मतलब खंड आपका बंकन में सुरक्षित है। अगला क्या करना है, अपरूपण। अपरूपण का फार्मूला क्या होता है, V/D × TW। ठीक है, तो V आपने अभी हमने क्या कर्तन बल निकाला ही था, 55.75 गुणे 10 की घात 3। डी आपने क्या निकाला, 250 निकाला। टी आपका है 8.8, तो ये 25.34 आ रहा है, जो कि छोटा है। किससे जांच करनी इसकी, 100 से, 100 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये 65 से 165 से छोटा होना चाहिए, ये 100 से छोटा होना चाहिए। तो 100 से छोटा है तो अपरूपण में खंड आपका सुरक्षित है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है विक्षेप। ये आपका कुछ इम्पोर्टेंट है। विक्षेप में क्या करना है, तो आप लोग को मालूम है विक्षेप निकालते वक्त आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको फार्मूला मालूम होगा शायद, K × WL3/EI।
यहाँ 2 लोड लग रहा है, इसलिए ये टर्म थोड़ा सा टफ हो जाएगा। फिलहाल हम लोग उसको भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को पहले मालूम तो होना चाहिए कुल संवितरित भार कितना है। कुल संवितरित भार कितना है आपको मालूम है। ये जो लोड है टोटल कितना है, W इंटू एल आपका क्या है, 20 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ये संवितरित भार है। और डेड लोड, ये लाइव लोड हो गया, ये डेड लोड हो गया। इन दोनों कुल संवितरित भार की अगर बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा कुल संवितरित भार इतना हो गया। इसको हम लोग कहाँ यूज करेंगे, देखिए दोनों कंडीशन यूज हो रही ना आप में। तो यहाँ के लिए 1/48 और 5/384 दोनों गुणांक आपका यूज होगा। तो 5/384 WL³ अपॉन EI, 1/48 WL³ अपॉन EI, ठीक है, दोनों फार्मूला यूज होगा। यहाँ जो W1 यूज होगा वो कौन सा होता है, UDL के लिए ये वाला यूज करेंगे। ये वाला क्यों यूज करें, पॉइंट लोड के लिए। तो इस फार्मूले में पॉइंट लोड हमारा 30 है, 30 किलो न्यूटन है, तब न्यूटन बदला है उसको। एल का मान कितना है, 4.15 था, तो उसको हमने मीटर में बदला है, MM में बदला है। क्यों, क्योंकि यहाँ E और हमारा I दोनों क्या है, MM में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने इसको MM में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। अगला काम क्या आता है, देखिए यहाँ जो W1 होगा वो क्या होगा, डेड लोड लाइव लोड हमने दोनों को जोड़ा है तो 84.560 आ रहा है। इसको जो संवितरित भार है उसको हमने एक लोड में कन्वर्ट किया है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये कैपिटल W है। अभी हमने इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में भी देखिए यहाँ WL³ अपॉन EI था, तो हम लोग कैपिटल W को स्मॉल w इंटू एल में कन्वर्ट किया था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ कैपिटल W को हम लोग स्मॉल w इंटू एल, स्मॉल w इंटू एल कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी हो गई। 84,560 एल की मान कितना है, 4150 का होल क्यूब बटे ई का मान होगा 2 × 10⁵ होता है, और आई का मान हमने अब ऊपर निकाला ही है, ठीक है, ऊपर निकाला। आई का मान कितना है 7983.9 × 10⁴, ये इतना आ गया। प्लस 148 करके ये इसको भी सिंपली सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा इतने का 4.928, इतने का आ रहा है 2.797, ये दोनों को जोड़ देंगे तो मतलब 7.725, ठीक है, ये इतना आ गया आपका। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक विक्षेप कहते हैं। इस इतने टर्म को हमारा क्या कहते हैं, वास्तविक विक्षेप कहते हैं। इसके बाद हम लोग जांच इसकी किससे करेंगे, इसकी जांच आपको किससे करनी है, क्योंकि ये शुद्धालंबित धरण है, इसके 8/325 से करेंगे इसकी जांच। शुद्धालंबित धरण आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, तो अनुज्ञेय विक्षेप हमारा कितना हो गया, L/325। L आपका कितना है 4150/325 हो जाएगा, ये 12.77 हो जाएगा ये। तो हमारा जो वास्तविक विक्षेप है वो छोटा है अनुज्ञेय विक्षेप से, 7.7 छोटा है 12.77 है ना। तो ये अतः खंड आपका विक्षेप में सुरक्षित है। तो यहाँ तक बात हो गई आपकी धरण की। धरण की आपकी डिजाइन भी हो गई है, धरण के क्वेश्चन भी हो गए हैं आपके। और कोई दिक्कत होगी इसमें, एक कॉन्सेप्ट जो था आपका व्यकुचन और विकलांगता का, विकलांगता और व्यकुचन, ठीक है, इस पे भी आपके कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिलहाल वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे, इसीलिए हमने नहीं बताया। अगर फिर भी आप लोग को कोई दिक्कत हो रही है उसमें तो आप पूछ सकते हो कमेंट में लिख के, और जो भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, पर्सनली भी पूछ सकते हो, फ़ोन करके, मेल करके, ठीक है। ओके, थैंक यू।